दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काला धंधा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। काला धंधा। मोती अपने सामने खड़े इस रहस्यमय व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहा था। यह 20,000 है मोती। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो 30,000 और दूंगा। एक काम के 50,000। हाँ, और काम भी बहुत सरल है, सिर्फ एक हत्या करनी है। नाम पता बोलो सेठ। आजकल ब्लू हेवन बार में श्याम के समय हरीश सक्सेना नामक एक युवक देखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी हत्या कुछ इस तरह से की जाए कि मामला पुरानी दुश्मनी का लगे। यह उसका चित्र है। तुम्हारा काम हो जाएगा सेठ। उसी श्याम मोती अपने 3 अन्य साथियों के साथ ब्लू हेवन क्लब की ओर चला जा रहा था। तुम सब ने समझ लिया है कि हमें क्या नाटक करना है? हाँ उस्ताद। क्लब पहुंचकर चारों एक टेबल पर जम गए। वह भी आया नहीं है, प्रतीक्षा करनी होगी। तो कुछ पीने के लिए मंगा लो। बैरा उनकी टेबल पर गिलास रखने आया। ये सुनो, क्या हरीश सक्सेना यहाँ रोज आता है? हाँ, आज कुछ लेट हो गए हैं। यह चारों शकल से बदमाश लगते हैं। हरीश बाबू के दोस्त तो हो नहीं सकते। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। पैक बनाए यार। तभी ओ, हरीश बाबू आ गए। गुड इवनिंग हरीश बाबू। गुड इवनिंग। कैसे हो शंकर? ठीक हूँ साहब, आप जरा होशियार रहिए। वे चारों आपको पूछ रहे थे और मेरा ख्याल है कि वे अच्छे लोग नहीं है। मुझे पूछ रहे थे, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ। मोती ने भी हरीश को देख लिया था। होशियार, हरीश आ गया है और हमारी टेबल की ओर ही आ रहा है। हेलो, मेरा नाम हरीश सक्सेना है। अच्छा, कहकर मोती उठा और ढुम। ए, तुमने मुझे गुस्सा क्यों मारा? मैं तुझसे अपना पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ हरीश। तुझसे बदला लेना मुझे। बदला? मोती ने चिल्लाकर कहा और चाकू निकाल लिया। लेकिन तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। तभी ठहरो। किसी भी कीमत पर मैं अपने कलम में मारपीट और गुंडागर्दी सहन नहीं करता। लड़ना है तो बाहर जाओ, और अगर न जाए तो तुम्हारी लाशें यहाँ से बाहर जाएगी। यह बलराम सिंह का क्लब है, समझे? ठीक है बलराम, तुमसे भी कभी निपट निपट लूंगा। चलो। कौन थे लोग हरीश? पता नहीं। उसके बाद हरीश जितनी देर बार मेरा सोच में डूबा रहा। वह कह रहा था मुझसे बदला लेने आया, मगर किस बात का? 11 बजे वह क्लब से बाहर निकला और पैदल ही एक तरफ को चल दिया। काफी ठंड है आज। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि सर, ओह! वह तेजी से भागा। पकड़ो! एक गुंडे ने डंडा फेंक कर मारा। तड़ाक! ओह! उफ! दौड़! ओह! उसने फिर उठकर भागना चाहा। आई! गोड़ दे साले का गला। आई! हरीश ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी गर्दन में फंसाए और उफ! अगले पल, अब आ जाओ सालो, पकड़ो इसे। मगर कोई उसके निकट नहीं जा सका। तड़ाक! आई! ओह! दौड़! तू भी ले। उफ! अब गुंडे उसके निकट आने से कतरा रहे थे, इसलिए वह पलटकर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो! दौड़ता हुआ वह गली में घुस गया। अपने घर की ओर चलना चाहिए। और फिर दूसरी ओर सड़क पर आ निकला। वह जिस बिल्डिंग में रहता था उसका रास्ता एक पतली गली में था, और यहाँ की स्ट्रीट लाइट कभी ठीक नहीं रहती। तभी ओह, यह कौन है? उसके कुछ समझने से पहले ही पिट! ओह! फिर उसे अस्पताल में होश आया था। ओह, पानी! नर्स लपक कर निकट पहुंची। लो, पानी पियो। पानी पिलाकर नर्स ने उसे दोबारा लिटाया। क्या इन्हें होश आ गया है? यस डॉक्टर। डॉक्टर ने उसका निरीक्षण करना आरंभ किया। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? क्या तुम्हें याद नहीं है, गोली लगी थी तुम्हारे पेट में। आज 4 दिन बाद होश में आए हो। भाग्यशाली थे जो बच गए। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, अब तुम खतरे से बाहर हो। पुलिस इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर तुम्हारा बयान लेने आया हुआ है। मैं उसे अंदर भेजता हूँ। कुछ क्षण बाद एक इंस्पेक्टर भीतर प्रविष्ट हुआ था। मेरा नाम इंस्पेक्टर रामदास है मिस्टर हरीश। तुम्हें कुछ याद है कि क्या दुर्घटना पेश आई थी तुम्हें? जी हाँ। हरीश को जो कुछ याद था उसने बता दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि गोली चलाने वाला कौन हो सकता है? जी नहीं, न मैंने गोली चलाने वाले को देखा था और न ही उन गुंडों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे मारपीट की थी। हमले से 2 दिन पहले तुम राजा पाटेकर से मिले थे। पाटेकर एक कुख्यात बदमाश है। पुलिस उस पर नजर रखती है। कहीं तुम पर हमला पाटेकर ने तो नहीं कराया? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन यह तो बता सकते हो कि तुम पाटेकर से मिलने क्यों गए थे? आई एम सॉरी सर। इंस्पेक्टर काफी देर तक उससे सवाल पूछता रहा, लेकिन हरीश ने उसे राजा पाटेकर के बारे में कुछ नहीं बताया। ओके मिस्टर हरीश, अब मैं चलता हूँ। हालांकि आपने मुझे सहयोग नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाटेकर से दुश्मनी मोल ले ली है तो पुलिस को बता दीजिए। हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। अगर मुझे सहायता की जरूरत पड़ी तो आपके पास जरूर आऊंगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हरीश की कल्पना में राजा पाटेकर का चेहरा उभरा। क्या सचमुच पाटेकर ने मुझ पर हमला कराया है? और फिर उसके मस्तिष्क में पिछली घटनाएं फिल्म की तरह चलने लगी। उस दिन गांव से उसकी माँ का खत आया था। हरीश बेटे, तुम्हारी बहन की शादी तय कर दी है। दहेज में 20,000 रुपये देने हैं। रुपयों का प्रबंध करके तुम तुरंत गांव पहुंचो। तुम्हारी माँ। खत पाकर हरीश परेशान हो उठा था। माँ को क्या पता कि मैं यहाँ पर बेरोजगार फिर रहा हूँ। 20,000 का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? आजकल तो अपना खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अपनी परेशानी की चर्चा उसने कुछ जानकारों से की तो एक मित्र ने मशवरा दिया। अगर कम समय में ज्यादा रुपया कमाना चाहते हो तो राजा पाटेकर से जाकर मिलो। उसे तुम जैसे लोगों की जरूरत रहती है। कहाँ मिलेगा पाटेकर? राजा पाटेकर के धंधे तो बहुत से थे, लेकिन दिखावे के लिए उसने एंटिक शॉप खोल रखी थी, जहाँ वह प्राचीन कलाकृतियों का कारोबार करता था। हरीश ने राजा पाटेकर को अपने आने का मकसद बताया। तुम्हें काम मिल जाएगा हरीश, लेकिन मुझे ईमानदार आदमी पसंद आते हैं। इसलिए काम देने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहकर पाटेकर ने घंटी बजाई। तुरंत ही दो व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। यह दोनों मेरे बॉडीगार्ड सीको और जेंडा है। मैं सीको हूँ और मैं जेंडा। मेरा नाम हरीश है। इनको तुम्हारे नाम से कुछ नहीं लेना हरीश। इन दोनों को अच्छी तरह देख लो। सीको खंजर चलाने में एक्सपर्ट है और जेंडा का निशाना कभी नहीं चूकता। मेरे लिए जो लोग काम करते हैं, अगर उनमें से कोई बेईमानी करता है तो यह दोनों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। मैं बेईमान नहीं हूँ मिस्टर पाटेकर। बाय द वे, मुझे काम क्या करना होगा? मेरे कुछ पार्सल इधर से उधर पहुंचाने होंगे बस। चूंकि मेरा प्राचीन कलाकृतियों का व्यापार है, यह काफी महंगी होती है, इसलिए मुझे ईमानदार आदमियों की तलाश रहती है। तो समझ लीजिए, आपको एक ईमानदार आदमी मिल गया है। गुड। कल सुबह तुम्हें मैं पहले काम दूंगा। अब तुम जाओ। हरीश के जाने के बाद तुम दोनों इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। पुलिस का भेजा हुआ तो नहीं था। ओके बॉस। उसी दिन रात में सिको ने पाटेकर को रिपोर्ट दे दी। वे आदमी ठीक है बॉस। कृष्णा गली में अमर कुंज नामक बिल्डिंग के एक कमरे में रहता है। आजकल बेकार है और अपनी बहन की शादी के लिए उसे रुपए की जरूरत है। यह सारी जानकारी मैंने उसके मित्रों से प्राप्त की है। गुड। फिर तो हमारे काम का आदमी है। अगली सुबह गुड मॉर्निंग। आगे तुम्हारे लिए काम तैयार रखा है। पाटेकर ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। यह पैकेट लेकर आज चैम्प स्टार नाइट क्लब में चले जाना। वहाँ सोफिया नामक लड़की कैबरे डांसर है। बैठकर उसका डांस देखना। पैकेट तुम्हारी जेब में रहेगा। सोफिया डांस के बाद खुद ही तुम्हारी टेबल पर आएगी और पैकेट ले जाएगी। क्या वह मुझे पहचानती है? पहचान के लिए तुम अपने कोट के कॉलर में सफेद गुलाब का फूल लगाकर वहां जाओगे। यह 2,000 रुपये तुम्हारे काम के का मेहनताना है। 2,000? थैंक्स। श्याम को एक पैकेट पहुंचाने का मेहनताना 2,000 रुपये। महीने भर में 10 बार भी यह काम मिल गया तो 20,000 रुपये जमा हो जाएंगे। क्लब के सामने वह टैक्सी से उतरा तो यह है सोफिया। हॉल में पहुंचकर जब वह स्टेज के निकट ही एक टेबल पर जम गया। क्या लाऊं सर? कॉफी? और हाँ, कैबरे कब शुरू होगा? अभी 5 मिनट है सर। 5 मिनट बाद सोफिया स्टेज पर प्रकट हुई। अभी उसने मेरी ओर नहीं देखा है। कुछ देर स्टेज पर नाचने के बाद सोफिया दर्शकों के बीच आकर नाचने लगी थी। वह रिच के निकट भी पहुंची। हाय हैंडसम, यह फूल बहुत सुंदर है। आपके लिए कॉलर में लगाया था। सोफिया हंसती हुई स्टेज की ओर चली गई। उसने मुझे पहचान लिया है। हरीश ने अपनी जेब में रखे हुए पैकेट को छूकर देखा था। शो समाप्त होने के 5 मिनट बाद सोफिया उसकी टेबल पर पहुंची। मैं आपको उस खूबसूरत फूल के लिए धन्यवाद देने आई हूँ। प्लीज बैठिए। सोफिया बैठ गई और आगे झुककर दबे स्वर में बोली, पैकेट मेज के नीचे से मुझे पकड़ा दीजिए। हरीश ने निर्देश का पालन किया।
पैकेट लेकर सोफिया ने अपनी चादर के भीतर छुपा लिया था और फिर उठ खड़ी हुई। ओके, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। कुछ देर बाद हरीश भी वापस जा रहा था। उसने पैकेट बड़े रहस्यमय ढंग से प्राप्त किया है। उस पैकेट में क्या चीज हो सकती है? कुछ देर सोचने के बाद उसने इस विचार को मस्तिष्क से झटक दिया था। और अब वह शायद उसी पैकेट के कारण ही अस्पताल में घायल हुआ पड़ा था। उसने विचारों के समुद्र से बाहर निकलकर सोचा, अगर राजा पाटेकर ने मुझ पर हमला कराया है तो इसका अर्थ यह है कि वह मेरा दुश्मन हो चुका है। मगर क्यों? मैं तो उसके साथ कोई बेईमानी नहीं की। तभी डॉक्टर ने कहा कि आपको नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाए क्योंकि अभी आपको आराम की जरूरत है। ओके सिस्टर। इंजेक्शन लगाने के बाद नर्स कमरे से बाहर निकल गई। नर्स के जाने के 10 मिनट बाद बाहर कॉरिडोर में लिफ्ट आकर रुकी। वह रूम नंबर 102 में है। रूम नंबर 102 के सामने सो रहा है और आसपास कोई नहीं है। काम खत्म करके फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेब से एक सिरिंज निकालकर वह हरीश की ओर बढ़ा। सिरिंज में कोई दवाई भरी हुई थी। तभी, अरे कौन है आप? वह घबरा कर पलटा और हड़बड़ाहट में सिरिंज उसके हाथ से छूट गई। ओह छन! नर्स ने हैरत से दोबारा पूछा, कौन है आप और ये इंजेक्शन? भागना चाहिए और दौड़ आई। आवाज निकाल तो गर्दन तोड़ दूंगा। आई ठोक उफ। बेहोश नर्स को फर्श पर लिटाकर वह कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर रामदास ने हरीश को घूर कर देखते हुए कहा, कोई व्यक्ति डॉक्टर के रूप में तुम्हारी हत्या करने आया था। वह तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डालना चाहता था। अगर अचानक नर्स न आ गई होती तो इस वक्त तुम्हारी लाश का पोस्टमार्टम हो रहा होता। क्या अभी तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे? जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो बताऊं क्या इंस्पेक्टर? मुझे मूर्ख मत समझो हरीश। तुम पर कातिलाना हमले यूं नहीं किए जा रहे हैं। अगर राजा पाटेकर के हाथों मरना नहीं चाहते हो तो मुझे सच्चाई बता दो। अगर यह हमले राजा पाटेकर करा रहा है तो पहले मैं खुद से मिलकर बात करूंगा। सॉरी इंस्पेक्टर, अगर मुझे कुछ पता होता तो जरूर बता देता। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर चला गया तो हरीश बिस्तर से उठा। चलने में कष्ट हो रहा है मगर कोशिश करके चल सकता हूँ। तभी, ओह, ये आप क्या करें? चलने फिरने से घाव खुल सकता है। नहीं खुलेगा डॉक्टर, मैं अब ठीक हूँ और अस्पताल से जाना चाहता हूँ। लेटिए, अभी 4 दिन तक तो मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने आपके कमरे के बाहर एक संतरी को तैनात कर दिया है। अब आपको कोई खतरा नहीं है। 4 दिन बाद उसका घाव कुछ कुछ भर गया और उसने जिद करके अस्पताल से जाने की अनुमति ले ली। ज्यादा मेहनत का काम न कीजिए और भागदौड़ भी नहीं। ठीक है डॉक्टर। अस्पताल से बाहर आते उसने एक व्यक्ति को अपना पीछा करते देखा। पता नहीं है दुश्मन है पुलिस का आदमी। कुछ देर बाजार में बेमकसद घूमने के बाद उसने ब्लू हेवन बार का रुख किया। बाढ़ में जाइए पीछा करने वाला, यह वैसे पुलिस का आदमी है। बार का मालिक बलराम हरीश को देखते ही उसकी ओर आया। हरीश, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा पाटेकर के आदमी तुम्हारी तलाश में है और मैं अपने कलम में कोई हंगामा पसंद नहीं करता। मगर बलराम ने हरीश की बात सुनने से इनकार करते हुए उसे क्लब से निकाल दिया। राजा पाटेकर का आदमी आदमी मेरी तलाश में है और मैं खुद पाटेकर से मिलकर यह जानना चाहता हूँ कि वह मेरा दुश्मन क्यों बन गया है। तभी घर, ओह! उसने छलांग लगाई और लुढ़कता चला गया। कार फुटपाथ से टकराती हुई तेजी से गुजरती चली गई। कुछ राहगीर उसके गिर्द एकत्र होने लगे। बाल बाल बच गया ही है, साले नशे में गाड़ी चलाते हैं। आप ठीक तो है ना मिस्टर? हरीश ने अपना पीछा करने वाले को भी दौड़कर आते देखा। अचानक वह उठा और भीड़ से निकलकर तेजी से भाग खड़ा हुआ। अरे क्या हुआ इसे? दौड़कर वह गली में घुस गया और फिर विभिन्न गलियों और सड़कों से होता हुआ अपने घर के निकट पहुंच गया। किसी तरह यह रात सुरक्षित गुजर जाए, सुबह खुद ही जाकर पाटेकर से मिल लूंगा। उसने यह चौथा हमला कराया मुझ पर। इमारत में कदम रखते ही आह, दोनों उसकी ओर लपके। आवाज निकाली तो गर्दन काट डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? अभी नहीं, पहले बॉस तुमसे कुछ बात करना चाहता है। उसके बाद तुम्हारे भाग्य का फैसला किया जाएगा। चलो हमारे साथ पाटेकर के ऑफिस में। आओ हरीश, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। क्या चाहते हो तुम? वह पैकेट
जो मैंने तुम्हें सोफिया को पहुंचाने के लिए दिया था। पैकेट? वह तो मैंने सोफिया को पहुंचा दिया था। तुमने नकली पैकेट पहुंचाया था। मैंने तुम्हें जो पैकेट दिया था उसमें हेरोइन थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस हेरोइन का मूल्य $2.5 लाख है। सोफिया को तुमने जो पैकेट पहुंचाया था उसमें से हेरोइन नहीं बल्कि मिट्टी निकली थी। उस पैकेट में हेरोइन थी, यानी तुमने मुझे अनजाने में नशीले पदार्थ की तस्करी जैसे जलील काम में लगा दिया। नशे की इन चीजों के कारण देश की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। सैकड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं। देश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। और ओ सेटअप, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं, अपनी हेरोइन चाहिए। कहाँ है वे? अब मैं समझा। उस हेरोइन के कारण ही तुमने मुझ पर 4 कातिलाना हमले कराए। मुझे बेईमान समझकर तुम मेरी हत्या करा देना चाहते थे। मैंने तुम पर कोई हमला नहीं कराया। पैकेट वापस लिए बिना मैं तुम्हें कैसे मरवा सकता हूँ? लाओ मेरी चीज वापस करो। इसका अर्थ है मुझ पर ये हमले सोफिया ने कराए हैं। सोफिया? वह तुम पर हमले क्यों कराएगी? इसलिए कि वह पैकेट मैंने नहीं बदला। वह यह चालाकी सोफिया की हो सकती है। उसने खुद हेरोइन गायब कर दी होगी और मुझे इसलिए मरवा डालना चाहती है कि कहीं मुझसे मिलकर तुम सच्चाई सच्चाई न जान जाओ। बेईमान मैं नहीं बल्कि सोफिया है, जो अपने किसी साथी के साथ मिलकर यह खेल खेल रही है। पाटेकर उलझन में पड़ गया। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन मैं तुम्हें निर्दोष कैसे मान लूं? अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो सोफिया मुझे खत्म कराए बिना चैन से नहीं बैठेगी। मेरी मौत से उसके राज पर पर्दा गिरा रह सकता है। वह फिर मुझ पर कातिलाना हमला करेंगे। बाय द वे, सोफिया कहाँ है? वह शहर में नहीं है। वो सहानुभूति लेकर वह अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आगरा गई है। वह आगरा नहीं गई, वह कहीं छुपी होगी और मेरे मरते वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मुझे आजाद करके देख लो। वह जल्दी मुझे मारने की कोशिश करेगी। ठीक है रिश, मैं तुम्हें भी खुद को निर्दोष साबित करने का अवसर दूंगा। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन जेन डॉटसी को तुम्हारी निगरानी करेंगे और जब कोई तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा तो यह उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद इस सच्चाई सामने आ सकेगी। अगले दिन हरीश जानबूझकर शहर के इधर उधर घूमने लगा। वह कातिल को खुद पर हमला करने का मौका देना चाहता था। जैन डॉर्सी को मेरी निगरानी कर रहे होंगे। कातिल से वह मुझे अवश्य ही बचा लेंगे। पूरा दिन चला गया और रात हो गई। तभी कार के इंजन की आवाज सुनकर हरीश चौंक उठा। गुर्र! ओह! वह झाड़ियों में लुढ़कता चला गया और एक झुंड में दुबक गया। उसके पास तो पिस्तौल है। पता नहीं सीको और जेंडो कहाँ मर गए। तभी, ए रुको! आवाज सुनते कातिल ने घूमकर फायर कर दिया। धौएं! आह! सीको ने चीते की तरह छलांग लगाई और आह! दोनों नीचे गिरकर लुढ़कने लगे। जेंडो के गोली लगी है, वह शायद मर गया है। उधर सीको ने अपना खंजर वाला हाथ झटका देकर छुड़ाया और खचाक! फिर वह कातिल को छोड़कर उठा। हरीश, कहाँ हो तुम? तभी कातिल का निश्चेष्ट शरीर हिला। धौएं! हरीश भयभीत हुआ। कुछ क्षण तक वहीं झाड़ियों में दुबका रहा। दोनों निश्चेष्ट पड़े हैं, शायद एक दूसरे हाथों मारे गए हैं। कुछ देर बाद वह डरते डरते उनके निकट पहुंचा। दोनों मर चुके हैं। अब क्या करूं? मेरा मकसद तो अधूरा ही रह गया। यह कौन बताएगा कि यह व्यक्ति मुझे क्यों मारना चाहता था? फिर कुछ सोचकर उसने हमलावर कातिल की तलाशी लेनी शुरू की। उसका पर्स देखकर वह चौंका। वो सोफिया की तस्वीर! तो यह सोफिया का प्रेमी है। पर्स में उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इसका नाम राजन है। लिंक रोड पर 4 नंबर बंगले में रहता है। अवश्य सोफिया से इसके घर में छुपी हुई होगी। फिर उसने कातिल का पिस्तौल उठाकर जेब में रखा और उसी गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गया। सोफिया से हिसाब चुकाना होगा। लिंक रोड पर 4 नंबर बंगले का गेट खुला हुआ था। वह गाड़ी पोर्च में लेता चला गया। उधर सोफिया ड्राइंग रूम में बैठी राजन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर राजन आज उसे समाप्त करने में सफल हो गया होगा तो हम आज ही सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तभी पी पी! ओह, राजन आ गया। उसने दरवाजा खोला। आई, हेलो सोफिया। तो तुम यहाँ कैसे? अपने कातिल से मिलने आया हूँ। बाय द वे, तुम्हारा प्रेमी राजन मर चुका है सोफिया। ओ नो! ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है, मगर उसे मैंने नहीं, शिको ने मारा है। सोफिया पागलों की तरह उस पर झपटी। तुम झूठ बोल रहे हो।
राजन नहीं मर सकता, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ओह, पीछे हटो, तड़ाक। ओह, सुबह। तुम्हारा खेल खत्म हो गया सोफिया। अब $2.5 लाख की हेरोइन मेरे वाले कर दो। उस हेरोइन के कारण तुमने मुझे निर्दोष को फंसाने और मेरी जान लेने का जो षड्यंत्र रचा था वह ध्वस्त हो चुका है। तुम खुद ही अपनी चाल का शिकार हो गई हो। तुम ठीक है, तो मैं बाजी हार गई हूँ। राजन भी चला गया। मैंने तो सोचा था वह हेरोइन बेचकर राजन के साथ किसी दूसरे देश में जाकर गृहस्थी बसाऊंगी, मगर यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि मैंने एक निर्दोष का खून बहाकर अपना सपनों का महल खड़ा खड़ा करने की कोशिश की। तभी गद्दार कुतिया, ओह तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ। गोली लगने के बाद मैं उस लाल कार की डिक्की में घुस गया था। आह, अब मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा। अगले पल धाए आए। हरीश आश्चर्यचकित हुआ नीचे गिरती सोफिया को देख रहा था कि उसे पीछे से भी किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। धौड़। वह जल्दी से पलटा। ओह, यह भी मर गया। जेंडा सचमुच मर चुका था। वहां रखे सूटकेसों की तलाशी लेने पर एक सूटकेस से हेरोइन का पैकेट मिल गया। यह वह जहर है जिसके लिए सारा खून खराबा हुआ है, और जब इस जहर का सेवन हजारों युवक करेंगे तो कुछ और जाने भी जाएंगी। राजा पाटेकर जैसे लोग इस जहर को बेचकर ऐसा पाप कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ देर बाद वह राजा पाटेकर के ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। मैं तुम्हारी हीरोइन ले आया हूँ पाटेकर। गुड, वेरी गुड। कहाँ है? हरीश ने जेब से हाथ बाहर निकाला और धाए धाए। ओह, जहर के सौदागर की जहर के सौदागर की मौत लाखों युवकों के लिए जीने की राह बना देगी। अब मैं खुद को भी कानून के हवाले कर दूंगा और अनजाने में किए एक पाप का दंड भोगकर प्रायश्चित करूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।